शैतान और फरिश्ते के बीच बस फर्क इतना सा होता है, शैतान आपको मिटाना चाहता है और फरिश्ते आपको बचाना। मैं जहां रहता हूं, हमारा ये घर काफी पुराना है। किसी टाइम पर ये हमारे बड़े पापा के नाम हुआ करता था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने घर मेरे पापा के नाम करवा दिया। उत्तराखंड के चंपावत जिले में ये मकान बना है। मकान की छत से एक हाईवे दिखाई देता है और दोनों साइड से हमारे पड़ोसियों के घर हमारे घर से ऊंचे बन चुके हैं। उनकी छतें जुड़ी हुई है। जब हम छोटे थे तो इन घरों की हाइट बराबर थी। एक छत से दूसरी छत पे आराम से चले जाते थे, खेलते कूदते मस्ती करते। एक दिन हमारे पड़ोसियों के पास कहीं से एक काला बिल्ला आ गया, जिसके काले घने लंबे बाल हमेशा चमकते रहते थे। ये बात तब की है जब हम भाई बहन छोटे थे। मेरी बहन चौथी क्लास में थी और मैं छठी क्लास में। बड़े पापा के भी बच्चे थे और हमसे काफी बड़े थे। जिस वक्त की ये बात है, भैया नौकरी करते थे। 20-22 साल उनकी उम्र रही होगी। हमारे घर के बारे में बताऊं तो ऊपर के फ्लोर पर हम दोनों भाई बहन का कमरा था और बड़े भैया का कमरा भी वहीं था। दोनों कमरे कुछ इस तरह बने थे कि एक साइड उनके कमरे की खिड़की खुलती तो उसके ऑपोजिट साइड हमारे कमरे की खिड़की खुलती। खिड़की के बाहर लोहे की ग्रिल भी लगाई हुई थी। यहाँ पहाड़ी एरिया में जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता है, तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखनी पड़ती है। नीचे के फ्लोर पर मम्मी पापा रहते थे। वहीं पर किचन, डाइनिंग, गेस्ट रूम और ड्राइंग रूम था। हमारे पड़ोसियों ने इससे पहले कभी कोई बिल्ली या बिल्ला नहीं पाला था। हाँ, उनके पास छत पर कबूतर थे, पर जब धीरे धीरे वो कबूतर मर गए तब वो अपने बच्चों के लिए एक बिल्ला लेकर आ गए थे। वो बिल्ला बच्चा तो नहीं था, बड़ा था, जैसे किसी का पाला हुआ पेट लेकर आ गए हों। उनके बच्चों से हमारी अच्छी खासी बातचीत थी। वो अपनी छत पर उस बिल्ली के साथ खेलते रहते थे। कभी कभी हम भी आ जाते, पर उनका बिल्ला कभी भी किसी एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता, बस बैठा रहता और हमें देखता रहता। मुझे बिल्लियां पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। डर तो खैर नहीं लगता था, पर उन्हें देख के घिन सी आती थी। एक दफा मैं और मेरी बहन ऊपर कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। हल्की हल्की नींद आ रही थी। हम सोने ही वाले थे कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई। तो मेरी छोटी बहन, जिसका बेड खिड़की की तरफ था, उसने डरते हुए मुझे आवाज लगाई। मैंने जब पलट के देखा तो पड़ोसियों का बिल्ला हमारी खिड़की की ग्रिल पर बैठा था। वो कमरे के अंदर झांक रहा था। खिड़की पर बाहर की तरफ हमने जाली भी लगाई हुई थी, जिस वजह से वो अंदर नहीं आ सकता था। वो बस हमें देखकर एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। हम उसे यहां से देखते और वो लगातार चिल्लाए जा रहा था। मेरी बहन बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने कमरे से ही भैया को आवाज लगाई। 2-4 बार आवाज लगाने के बाद जब भैया हमारे कमरे में आए, तब उन्होंने भी देखा कि बिल्ला हमारी खिड़की पर अभी भी बैठा हुआ है। वो अब घुर्रा रहा था और भैया ने कमरे से बाहर निकल के उसे वहां से भगा दिया। गुजरते दिनों के साथ उस बिल्ले का रोज का हमारे खिड़की के सामने आके बैठना बहुत कॉमन हो गया था। एक दिन बड़े भैया हमारे पड़ोसियों के पास चले गए, ये कहने के लिए कि भाई, छत का दरवाजा बंद रखा करो, आपका बिल्ला हमारी छत पर आ जाता है। जिसे देख मेरी छोटी बहन डर जाती है।
और वो बार बार उनके कमरे की खिड़की पर आकर बैठ जाता है। पड़ोसियों से हमारी अच्छी खासी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि हम ध्यान रखेंगे। वो लोग अपनी छत का दरवाजा बंद रखते थे, पर पता नहीं कहां से वो बिल्ला रोज हमारे कमरे की खिड़की पर आकर बैठ जाता था। हम खिड़की बंद करके सोया करते थे, पर्दे भी ढक देते। एक दिन सुबह जल्दी उठ के जब स्कूल के लिए तैयार हुए और जब हम पैदल पैदल स्कूल जा रहे थे, मेरी छोटी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और वो बार बार मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। मैंने कहा, क्या देख रही है? उसने अपने दूसरे हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़ के देखा तो वो बिल्ला हमसे कुछ ही दूरी पर हमारे पीछे था। ये देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया कि शायद कोई और बिल्ली हो, पर ध्यान से देखने पर लगा कि ये वही बिल्ला है। उसके काले घने सुनहरे बाल लहरा रहे थे। इस बिल्ले का साइज भी बाकी बिल्लों से ज्यादा बड़ा था। हम दोनों जल्दी से स्कूल पहुंचे और हद तो तब हो गई जब स्कूल में 12 बजे के आसपास हम खेल रहे थे। तब मेरी नजर खिड़की के बाहर गई। स्कूल की बाउंड्री वॉल पे बैठा वो बिल्ला मेरी ही क्लास की तरफ देखे जा रहा था। अब तो ये सब कुछ एकदम से बहुत ज्यादा होने लगा। शाम को मम्मी के साथ हम मार्केट जा रहे थे, तब हमने उस बिल्ले को वहां पे भी देखा। मम्मी को बताया तो उन्होंने डांट दिया कि कोई और बिल्ली है। डेली उस बिल्ले से कहीं ना कहीं हमारा पाला पड़ जाता था। 2 दिन बाद इतवार था। हम दोनों कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। मम्मी ने दोनों को आवाज लगाई। हमें लगा मम्मी ने खाने के लिए कुछ बढ़िया सा बनाया है। हम तभी भागते हुए नीचे गए। जाके देखा तो पापा घर के दरवाजे पर खड़े थे। वहां एक सफेद कलर की बिल्ली बैठी हुई थी। वो हमें देख के आवाज निकाल रही थी। देखने में बहुत प्यारी थी, वो बहुत प्यारी। उसका नाम बाद में हमने सैफू रखा। सैफू शायद किसी का पाला हुआ पेट था। ना तो वो घर के अंदर आ रही थी, ना कहीं जा रही थी। तब मम्मी ने उसे एक कटोरी में दूध पिलाया। दूध पीने के बाद वो अंदर आ गई। घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती। और फिर जब से सैफू हमारे घर में आई, तब से वो पड़ोसियों का बिल्ला हमें कहीं दिखाई नहीं दिया। हमें लगा वो सैफू के डर से भाग गया है। पापा इसलिए तो उसे लेके आए थे। एक रात जब हम दोनों भाई बहन ऊपर कमरे में सो रहे थे, तो बीच रात हमें बहुत जोर से 2 बिल्लियों के लड़ने की आवाज आई। मैंने बहन को कहा, तू यहीं रह। मैं जब बाहर देखने गया तो वो बिल्लियों की चीखने की आवाज छत से आ रही थी। इतनी बुरी तरह से मैंने कभी भी किसी बिल्ली की आवाज नहीं सुनी थी। मैं छत पर गया और दरवाजा खोला तो आवाज राइट साइड से आ रही थी, जहां पे हमारे पड़ोसियों का घर था। मैंने देखा कि दोनों बिल्ले बिल्लियां अपने आकार से काफी बड़े हो चुके थे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। दोनों के शरीर बुरी तरह से फाड़े हुए थे। खून टपक रहा था। उस बिल्ले ने सैफू के शरीर का मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाया हुआ था। सैफू अभी भी घुर्रा रही थी। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने ये देखते ही सैफू को आवाज लगाई। बिल्ले ने मेरी तरफ देखा, फिर सैफू के मेरी तरफ देखते ही बिल्ले ने उस पर हमला कर दिया। उसे घायल कर वो बिल्ला मेरी तरफ दौड़ पड़ा, पर सैफू ने अपने दांतों से उसकी पूंछ दबाई और उसे लेके नीचे कूद गई। एक जोर की आवाज के साथ सब शांत हो गया। मैं घबराकर जल्दी से नीचे गया। मम्मी पापा को जगाया
भैया को आवाज दी और बाहर जाके देखा तो अब वहां पे कोई भी नहीं था। छत पर जाके देखा तो वहां खून के निशान भी साफ हो चुके थे। मम्मी ने कहा यकीनन वो बिल्ला कोई शैतान था और सैफू एक फरिश्ते के रूप में आके हमें उस शैतान बिल्ले से बचा के चली गई। मेरा नाम प्रवीण है और मैं यहां आपकी भेजी गई कहानी अभी सुनाता हूं। अपनी कहानी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2023 का साल मेरे लिए शुरुआत से ही थोड़ा भारी था। मुझे आज भी याद है, तारीख 6 जनवरी, सुबह घर में एक फोन आता है। घर पर उस वक्त माँ थी और उन्होंने फोन उठाया। सामने से खबर आती है कि तेरे पापा जी नहीं रहे। ये सुनते ही माँ बेसुध होकर रोने लगती है। मैं दौड़कर जाता हूँ माँ के पास। उन्होंने बताया कि तेरे नाना जी नहीं रहे। हमने तभी थोड़ा सामान बांधा और निकल पड़े उनके घर के लिए। उस वक्त वो रास्ता हमसे कांटे नहीं कट रहा था। तकरीबन 2 घंटे के सफर के बाद हम वहां पहुंच गए। तब वहां उनकी अंतिम क्रिया का काम चल रहा था और वो पल सच में बहुत भारी था, क्योंकि मेरे नाना जी मेरे बहुत करीब थे। जब भी मैं उनके घर जाता था तो वो कुछ ना कुछ मुझे नया सिखाते थे। मुझे याद है उनके गुजरने के साल भर पहले मैं उनके घर गया हुआ था। होली से एक दिन पहले की बात है। रात घर में बिताने के बाद अगले दिन होली का कार्यक्रम देखने के लिए मैं उनके साथ पास ही के एक मंदिर में गया हुआ था। वापस आते आते हमें देर हो चुकी थी। रास्ते में एक चौराहा पड़ता है। वहां पर कुछ फल, दाल चावल और कुछ अगरबत्तियां जली हुई थी और सड़क पर कुछ लाल निशान बनाया हुआ था। नाना जी ने वो देखते ही मुझे पीछे किया। कहा कि देख के चल, अभी इस पे पैर पड़ जाता तो मुसीबत हो जाती। मैंने कहा क्यों नाना जी, क्या मुसीबत हो जाती? उन्होंने कहा मेरा हाथ पकड़, घर चल सब बताता हूं। हम देर रात घर पहुंचे और हाथ वगैरह धोए। मैं उनके पास ही लेट गया था। बाकी सब सो चुके थे। मैंने नाना जी को कहा कि वो रास्ते में क्या था नाना जी? उन्होंने कहा कि कभी भी तुझे रास्ते में ऐसा कुछ दिखे तो उससे बच के निकला कर। अगर तेरा पैर उस पे पड़ जाता तो तेरी तबीयत खराब हो जाती। मैंने कहा वो कैसे? तो वो कहते अभी तू छोटा है, समय आने पर तुझे पता चल जाएगा। चल अब सो जा, तुझे कल वापस भी जाना है। उस रात को नींद बड़ी अच्छी आई थी। नाना जी के साथ वो आखिरी बार मैं ऐसे सोया था। उनके जाने के बाद जब कुछ महीने बीत गए तो श्राद्ध के महीने में वहां कुछ पूजा पाठ हुए। तब भी मां के साथ मैं वहां पे गया हुआ था। जिस दिन पूजा पाठ होना था उसी दिन मैं और मेरे भाई का प्लान था रात को घूमने का। हमारा प्लान पहले ही बन गया था। 8 बजे के आसपास हम निकले घर से एक मॉल के लिए। वहां से द्वारका मॉल पास पड़ता था, तो हम गए वहां। हमने खाया पिया, थोड़े गेम्स भी खेले। करते करते 11:30 बज चुके थे। हमने सोचा कि अब निकलना चाहिए। कैब बुक की और निकल पड़े घर की ओर। घर से थोड़ी दूरी पर कैब रुकी और हमें अब पैदल चल के गली के अंदर तक जाना था, क्योंकि वहां कैब नहीं जा सकती थी। हमने कैब वाले को पैसे दिए और वो चला गया। रात को उस वक्त वहां सब दुकानें बंद हो चुकी थी। हम अपने बातें करते हुए जा रहे थे और एक चौराहे पर मुड़ते ही थोड़ा चले ही थे
कि मेरे भाई का पैर रास्ते में पड़े फल दाल चावल और कुछ अगरबत्तियों पर पड़ा। बातों बातों में हमारा ध्यान ही नहीं गया था वहां। उस वक्त एक हवा का झोंका मेरे भाई से टकराया और वो पूरी तरह से हिल गया। मैंने पूछा, तू ठीक है ना? उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, तू जल्दी घर चल। हम घर पहुंचे और फ्रेश वगैरह होके सोने आ गए। मैं उसी के कमरे में था। हम दोनों ने थोड़ी बातें की और फिर सो गए। रात को 3 बजे के आसपास मुझे खिड़की से कुछ बजने की आवाज आई, जैसे कोई उसे बजा रहा हो। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा वहां पे पर्दा लहरा रहा था और शायद उसी की वजह से आवाज आ रही होगी। मैं वापस से सो गया। 3:30 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। मैंने देखा तो सच में दरवाजा खुला था और तब मेरी नजर साथ में सो रहे भाई पर गई। वो उस वक्त वहां नहीं था। मुझे लगा शायद हल्का होने गया होगा। मैं कुछ देर यूं ही लेटा रहा, लेकिन 15-20 मिनट बीत जाने के बाद भी जब वो नहीं आया तो मैं देखने गया। कमरे के बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। बालकनी में भी कोई नहीं था। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। मैंने हल्के हाथ से दरवाजा पीछे धकेला तो वहां भी कोई नहीं। अब मेरी सांसें फूलने लगी कि इतनी रात को वो कहां गया है। बाकी कमरों में भी धीरे से देखा तो वहां सब सो रहे थे। बाहर का मेन गेट भी बंद था। तो आखिर वो गया कहां? तभी मुझे दम धम धम आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे छत पर कोई रस्सी कूद रहा हो। मैं छत की तरफ जाने लगा। सीढ़ियों से जब छत पर पहुंचा तो वहां का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने धीरे से दरवाजे को थोड़ा धकेल के देखा तो वो छत पर गोल गोल घूमता हुआ दौड़ लगा रहा है। मैंने उसे आवाज दी, क्या हुआ तुझे? तू पागल वागल तो नहीं हो गया? ये कोई टाइम है दौड़ लगाने का? पर उसने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। मैंने दोबारा से कहा, रुक तो सही, क्या हुआ है तुझे? और इस बार मेरी बात सुन के वो रुक गया। मैं धीरे से उसके पास गया। मुझे कुछ आवाज सी आ रही थी, जैसे कोई घुर्रा रहा हो। उसके पास जाते ही मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और जैसे ही वो मेरी तरफ पलटा, वो हंस रहा था, बड़े ही अजीब तरीके से। उस वक्त वो मुझे कुछ कह रहा था और उसके अंदर से 2 आवाजें आ रही थी। तू जा नीचे, किसी को बुला के ला, नहीं तो ये मुझे लेके चला जाएगा अपने साथ। मैं उसकी बात सुनते ही नीचे भागा और सभी को जगा दिया। मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में बताया कि वो छत पर, वो छत पर, चलो जल्दी छत पर, नहीं तो वो उसे ले जाएगा। हम सब भागकर छत पर गए और अब छत का दरवाजा बंद था, पर दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आ रही थी। मेरा भाई वहां चिल्ला रहा था। सबने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। थोड़ी देर में आवाज एकदम से बंद हो गई और तभी दरवाजा खुद खुला। दरवाजा खुलते ही हमने देखा कि वो सिकुड़कर लेटा हुआ है। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। वो बस रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। उसे उठा के हम नीचे तक ले आए। उसका शरीर गर्म हुआ पड़ा था, जैसे बहुत जोर से उसे बुखार हो रहा हो। घर वालों ने मुझसे पूछा कि तुम लोग कहाँ गए थे? मैंने कहा हम लोग बस द्वारका मॉल तक गए थे और उसके बाद वापस घर आ गए।
नानी ने पूछा, तू सच सच बता, कुछ और बात तो नहीं है ना? तभी मेरे भाई ने वही घुर्राती आवाज में कहा, इस लड़के ने मेरे ऊपर पैर रखा था। और इतना कहते ही वो बेहोश हो गया। मैंने कहा, वो रास्ते में चौराहे पर कुछ फल दाल चावल पड़े थे जिस पे इसने पैर रख दिया था। घर वाले समझ चुके थे कि इसका पैर किसी टोटके पर पड़ा है। उन्होंने भाई के माथे पर भभूत लगाई और सब उसके पास ही बैठे रहे। अगले दिन पंडित जी को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे वो पड़ चुका है। श्राद्ध के महीने में ऐसे बहुत सारे टोटके होते हैं और चौराहों पर देख के चलना चाहिए। फिक्र मत करो, बच्चे को कुछ नहीं होगा, सारे बाहर चले जाओ और जब मैं दरवाजा खोलूं तब अंदर आना। पंडित जी ने अंदर पूजा पाठ शुरू की और अंदर से भाई के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सब डरे हुए थे कि वो ठीक हो जाए बस। लगभग 2 घंटे बाद दरवाजा खुला और वो वहां डरा सहमा सा बैठा हुआ था। घर वालों को देखते ही खुश हुआ और रोने लगा। पंडित जी ने कहा, ये अब ठीक है। उन्होंने लाल कपड़े में कुछ राख और भभूत बांध के दी। कहा कि इसे पीपल के पेड़ के नीचे रख देना रात को। जब इसे रखो तो ऐसी जगह पर रखना जहां किसी का पैर न पड़े, और एक बार रखने के बाद पीछे मुड़ के भी मत देखना। बच्चे को कोई नींद की दवाई दे देना, इसे नींद की बहुत जरूरत है। पंडित जी का धन्यवाद करते हुए हम वहां से निकल पड़े घर की ओर। घर वापस आने के बाद मैंने नानी जी को बताया। साल भर पहले नाना जी के साथ जब रात को मैं घर आ रहा था तो उसी चौराहे पर मुझे भी कुछ फल दाल चावल अगरबत्तियां दिखी थी। तब नाना जी ने मुझे बचा लिया था। उनसे जब मैंने पूछा था कि ऐसा क्या था वहां, तो उन्होंने कहा, बाद में तुझे सब पता चल जाएगा, अभी तू छोटा है। आज मुझे समझ में आया कि उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया था तब, वरना तो मैं डर जाता। नानी जी ने कहा, चौराहों पर देख के जाया करो, ऐसी चीजों से दूर रहो। मैंने तब जो सीखा उसे आज तक मानता हूं। क्या आप भी मानते हो चौराहों के टोटके को? होली, दिवाली, श्राद्ध, त्योहारों पर ऐसे टोटके बहुत ज्यादा किए जाते हैं। अभी होली भी आ रही है, अपना ख्याल रखना।